हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम हार्ट्स कंसेप्ट ऑफ लॉ डिस्कस करेंगे। एच.एल.ए. हार्ट वाज द वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ एनालिटिकल स्कूल। प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट इज रिगार्डेड एज ए कंटेम्प्रेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश पॉजिटिविज्म। उन्हें ब्रिटिश पॉजिटिविज्म का कंटेम्प्रेरी रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। उन्होंने अपनी बुक द कंसेप्ट ऑफ लॉ में ऑस्टिन की कमांड थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। अकॉर्डिंग टू हिम कि ऑस्टिन ने अपनी कमांड थ्योरी में एक्सटर्नल एलिमेंट की बात की है, विच मीन्स ऑस्टिन ने कहा है कि कमांड है सॉवरेन का, फॉलो करना है तो करना है। तो उन्होंने कि वेदर पीपल वांट्स टू फॉलो दैट लॉ और नॉट, लोगों का उस लॉ में एक्सेप्टेंस है या नहीं है, कॉन्शियसनेस है, पीपल्स कॉन्शियसनेस इज नॉट इग्नोर्ड इन ऑस्टिन्स थ्योरी। सो ऑस्टिन ने बेसिकली एक्सटर्नल एलिमेंट पे फोकस किया है, इंटरनल एलिमेंट पे फोकस नहीं किया है। इसलिए एच.एल.ए. हार्ट ने फर्स्टली इस बेसिस पे ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। सेकेंडली ऑस्टिन ने जो लॉ को सिर्फ कमांड बोला है कि लॉ कंसिस्ट ऑफ कमांड बैक्ड बाय सैंक्शन। तो कहीं ना कहीं ऑस्टिन ने कई लॉज होते हैं जो पावर कन्फरिंग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो कि इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स ऑफ पार्टी। तो कहीं ना कहीं ऑस्टिन ने पावर कन्फरिंग लॉज के बारे में बात नहीं की, तो इस बेसिस पे भी एच.एल.ए. हार्ट ने ऑस्टिन को क्रिटिसाइज़ किया है। थर्डली ऑस्टिन ने कहा है कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन दैट इज़ सुपीरियर अथॉरिटी। तो लॉ इट इज़ अ कमांड, तो वो सुपीरियर अथॉरिटी पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस बेसिस पे भी एच.एल.ए. हार्ट ने ऑस्टिन को क्रिटिसाइज़ किया है। प्रोफेसर हार्ट अप्रोचेज हिज कंसेप्ट ऑफ लॉ इन दिस वे, मतलब हार्ट ने लॉ को इस अकॉर्डिंग बताया है। अकॉर्डिंग टू हिम वेयर देर इज़ अ लॉ द ह्यूमन कंडक्ट इज मेड इन सम सेंस नॉन ऑप्शनल, कि ह्यूमन कंडक्ट है वो नॉन ऑप्शनल है, उनके पास जहाँ पे लॉ है वहाँ पे उन्हें लॉ फॉलो करना पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है कि हम नहीं फॉलो करें, ठीक है। और ऑब्लिगेटरी, थर्स द आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन इज कोर ऑफ द रूल, कि जो ऑब्लिगेशन वर्ड है उन्होंने इस पे फोकस किया है। एच.एल.ए. हार्ट ने ही हैज़ फोकस्ड ऑन द ऑब्लिगेशन। दस लॉ इज कंसर्न विद ऑब्लिगेशन रेदर देन कोहर्जन, कि लॉ को ऑब्लिगेशन से कंसर्न करो रेदर देन कोहर्जन, उसको मतलब प्रेशर से लिंक नहीं किया गया, उसे लॉ को ऑब्लिगेशन से लिंक किया गया है। एंड ऑब्लिगेशन को ड्यूटी के समान माना गया है, दैट इज ऑब्लिगेशन इज सिमिलर टू ड्यूटी। द आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हार्ट मीन्स दैट अ रूल इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल। मतलब आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन में क्या बोला गया है कि जो रूल है उसको एक्सेप्टेंस मिला गया है, लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्यों वो अंडर ऑब्लिगेशन है उस रूल को फॉलो करने के लिए, बिकॉज दे हैव गिवन एक्सेप्टेंस टू रूल, उन्होंने उस रूल को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। एक सेंस ऑफ कंसाइंसनेस है, लोगों को सेंस ऑफ कंसाइंसनेस है कि वी हैव टू फॉलो दिस रूल, बट नॉट हैबिचुअली ओबेड, जो कि ऑस्टिन ने बात की है कि लॉ को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो एच.एल.ए. हार्ट ने ये बोला है कि जो लॉ है उससे एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए लोगों की, ऐसा नहीं है कि उसे आपके पास ऑप्शन मतलब उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देयर शुड बी एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस। सो उन्होंने रूल में दो एस्पेक्ट की बात करी है, दो पहलुओं की बात करी है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ द रूल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ द रूल। External aspect of a rule is a statement of observed fact, and internal aspect of rule is a sense of obligation to follow the rule। मतलब कि एक्सटर्नल एस्पेक्ट में आपको ये लगता है कि इसे फॉलो करना है, मतलब वहाँ पे कंपल्शन नहीं है, बट इंटरनल एस्पेक्ट में क्या है, देयर इज एन कंपल्शन। मतलब एक्सटर्नल एस्पेक्ट में यू आर अंडर नो कंपल्शन, बट इंटरनल एस्पेक्ट में यू आर अंडर कंपल्शन।
तो इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। एक एलियन है, उसे ट्रैफिक रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता, प्लस उसके वहाँ की कंट्री के लॉ के बारे में भी कुछ नहीं पता कि रेड लाइट पे स्टॉप होना है नहीं होना। बट जैसे ही वो रेड लाइट पे आता है वो वहाँ रुक जाता है। उसे लॉ के बारे में सेक्शन कुछ नहीं पता कि यहाँ पे ऐसा लॉ है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे एक्सटर्नल एस्पेक्ट बोलेंगे कि उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ रुकना पड़ेगा, अगर आगे आगे वो गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। दैट इज स्टेटमेंट ऑब्जर्व्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है इंटरनल एस्पेक्ट का, कि वो ट्रैफिक रेड लाइट का एग्जांपल लेते हैं कि उसी कंट्री का एक पर्सन है, उसे ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता है, वो फॉलो करता है, तो वो वहाँ रेड लाइट पे लॉ को फॉलो करते हुए वहाँ रुक जाता है क्योंकि ही इज़ अंडर कंपल्शन। एलियन वॉज नॉट अंडर कंपल्शन बट ही ऑब्जर्व द फैक्ट कि अगर वो आगे गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। बट सिटीजन ऑफ दैट कंट्री हु न्यू अबाउट द लॉ ट्रैफिक रूल्स वहाँ पे रुक जाता है। तो दैट इज़ इंटरनल एस्पेक्ट, उसको पता था। एक्सटर्नल एक्सपेक्ट कि उसको नहीं पता था। तो एच.एल.ए. हार्ट ने रूल्स के दो पहलुओं की बात करी है। एक है एक्सटर्नल एस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑब्जर्व्ड, इंटरनल एस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। आगे एच.एल.ए. हार्ट ने बोला कि रूल्स दो तरह के होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी रूल्स और सेकंड सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स आर दोज रूल्स of law which imposes basic duty on individual. They determine what people ought and ought not to do and thereby create obligations which people of a society need to follow. Primary rules ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल इंडियन पीनल कोड, टॉर्ट। तो ये बताते हैं कि एक पर्सन को थेफ्ट चोरी नहीं करनी चाहिए, न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो प्राइमरी रूल्स ड्यूटी इम्पोजिंग रूल होते हैं जो बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सेकेंडली सेकेंडरी रूल्स आर दोज रूल्स ऑफ लॉ विच गवर्निंग द क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ प्राइमरी रूल्स। जो कि सेकेंडरी रूल्स वो होते हैं जो प्राइमरी रूल्स को क्रिएट करते हैं और गवर्न करते हैं। सेकेंडरी रूल्स आर पावर कन्फरिंग रूल्स। सेकेंडरी रूल्स पावर कन्फरिंग रूल्स भी होते हैं इन अ वे दैट दे चेक द वैलिडिटी ऑफ प्राइमरी रूल्स। फर्स्टली सेकेंडरी रूल गवर्न करते हैं, क्रिएट करते हैं प्राइमरी रूल्स को और पावर कन्फर करते हैं। दैट इज सेकेंडरी रूल्स आर पावर कन्फरिंग रूल्स इन अ वे दैट दे चेक द वैलिडिटी ऑफ प्राइमरी रूल्स। और इन्हीं के सेकेंडरी रूल्स की ही वजह से दीज रूल्स लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि दे आर क्रिएटिंग, हु इज क्रिएटिंग द लॉ? लेजिस्लेशन। एंड हु इज गवर्निंग द लॉ? एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो प्राइमरी रूल्स आर ड्यूटी इम्पोजिंग रूल्स, सेकेंडरी रूल्स आर creating and governing primary rule, plus they are power conferring and checking the validity of primary rules. सो हार्ट के अकॉर्डिंग एक लीगल सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रूल्स होने चाहिए। फॉर टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ लॉ, हार्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ रिकॉग्निशन. Rule of recognition is the ultimate criteria for verifying the validity of both primary and secondary rules. प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स को वेरीफाई करने के लिए रूल ऑफ रिकॉग्निशन को एक क्राइटेरिया मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल कई कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन को रूल ऑफ रिकॉग्निशन माना गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 के अंडर आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि लॉ शुड बी एवरी लॉ शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जितने भी लॉ बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी अधिनियम बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के से कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट चले जाते हैं तो ऐसे लॉ को नल या वॉइड माना जाएगा, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन यहाँ पे क्या माना गया है? कॉन्स्टिट्यूशन को।
जो कुछ भी पार्लियामेंट लॉ पास कर रही है उनकी वैलिडिटी को चेक कर रहा है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिस्टेंट है या नहीं है। सो हार्ट ने अपनी थ्योरी में ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है, प्लस उन्होंने जो ऑस्टिन ने कोहर्जन वर्ड यूज़ किया कि फॉलो करना ही करना पड़ेगा, उसको थोड़ा कोहर्जन को हटाते हुए ऑब्लिगेशन को थोड़ा लिबरल वे में समझाने की कोशिश की है। उन्होंने लोगों के कंसाइंस को, लोगों के एक्सेप्टेंस को भी अपनी थ्योरी के अंदर जगह दी है। इसलिए उन्हें आज के टाइम का ब्रिटिश पॉजिटिविज्म का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। और फिर उन्होंने लॉ के अंदर लॉ या रूल के इंटरनल एस्पेक्ट की और एक्सटर्नल एस्पेक्ट को भी समझाया है, प्लस रूल को दो भागों में डिवाइड किया है, प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल। और एक लीगल सिस्टम इज लॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल। फाइनली उन्होंने रूल ऑफ रिकॉग्निशन का कंसेप्ट दिया है कि मतलब इन किसी भी लीगल सिस्टम में रूल ऑफ रिकॉग्निशन होना चाहिए जो कि प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स को वैलिडिटी देता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।